मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम सपना संदीप पाठक है, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अकोला। हमारा विषय है भूगोल कक्षा 9वीं और आज हम पढ़ेंगे आंतरिक हलचलों के बारे में। अभी हमने जाना था आंतरिक हलचलों के बारे में। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप का सामान्य से अगर अर्थ लगाया जाए तो उसका अर्थ होता है कि जब भी धरती में कंपन आता है तो वो कहलाता है भूकंप। तो ये क्यों होता है? जब पृथ्वी में तरंगे ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से भूकंप का आना होता है। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपलों पर भारी दबाव, जो धरती पर आंतरिक हलचलें होती है नीचे, तो उसमें जो दबाव पड़ता है, भारी दबाव निर्माण होता है, तो वो विशिष्ट सीमा में जो विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने लगता है, तो वो कहलाता है भूकंप। उसे क्या कहते हैं? भूकंप ऊर्जा लहरें निर्मित होने लगती, धरती कंपन करने लगती, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को हम किससे नापते? भूकंप किसे कहते हैं? जब पृथ्वी पर आंतरिक हलचलों के कारण भारी दबाव निर्माण होता है, तो यह दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक हो तो वहां ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इन ऊर्जा तरंगों के कारण लहरें, कौन सी लहरें? ऊर्जा लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण भूपृष्ठ पर अर्थात धरती पर कंपन होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी पर आंतरिक हलचलों के कारण भारी दबाव निर्माण होता है, यह दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक हो तो वहां ऊर्जा उत्सर्जन होता है, और इन ऊर्जा तरंगों के कारण लहरें यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूपृष्ठ पर कंपन होने लगता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। मान लीजिए हम एक थाली लेते हैं, उस पर रंगोली या कंकड़ वगैरह डालते हैं और नीचे से हम उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं या हिलाते हैं, तो ऊपर जो कंकड़ या रंगोली जो भी हम वस्तु रखते हैं, तो वो क्या करने लगती है? इसे उछलने लगती है, उनका जो दिशा होती है वो बदलने लगती है। तो इसी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं, जब धरती के अंदर जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो उसका असर हमारे भूपृष्ठ पर पड़ता है, कंपन की स्थिति आती है, तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और भूकंप को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप मापक यंत्र कहलाता है, जिससे
भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है कि किस इकाई में भूकंप आया गया था। अब भूकंप आने के कारण, पहला कारण होता है भूपटल का सरकना। क्या होता है? भूपटल का सरकना। दूसरा कारण होता है भूपटल के नीचे, जो धरती के नीचे के जो भाग होता है वो भूपटल कहलाता है। तो भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रंश मतलब दरार उत्पन्न होना। उसका तीसरा कारण होता है ज्वालामुखी का विस्फोट होना। ज्वालामुखी का विस्फोट होना। भूकंप आने के कारण होते हैं भूपटल का सरकना। जो धरती होती भूपटल होता है वो सरक जाता है और भूपटल की जो नीचे जो चट्टानें होती है उसमें दरारें आ जाती हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट होना हो जाता है। तो ये सब कारण क्या होते हैं? भूकंप का कारण। अब भूकंप नाभि, अभी हम भूकंप का जो नाभि केंद्र होता है, ये तरंगों के प्रकार होते हैं, उसे देखेंगे। जो भूकंप की तरंगे होती है, भूकंप की तरंगे जहां पर भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। तो यह तनाव भूगर्भ में जहाँ खुलता है वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। जब धरती के अंदर बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होना चालू हो जाता है तो उसको निकलने के लिए जो जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती है, तो जहाँ से वो इस जगह जहाँ से खुलती है, जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, वहां पर भूकंप का केंद्र होता है। क्या होता है? भूकंप का केंद्र होता है और उस केंद्र को भूकंप नाभि केंद्र कहते हैं। उस केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप नाभि केंद्र कहते हैं। इस भूकंप केंद्र की सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगे, जब भूकंप जो केंद्र नाभि केंद्र होता है वहीं से सारी जो ऊर्जाएं होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहाँ पर प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र भी कहते हैं। अधिकेंद्र भी कहते हैं। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ पृथ्वी है, हमारी उसका अंदर का भाग है, यहाँ से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ से वो ऊर्जा मुक्त होती है तो ये क्या कहलाता है? भूकंप नाभि केंद्र कहलाता है। ये कहलाता है भूकंप नाभि केंद्र। यहाँ से ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है तो ये क्या होती है? द्वितीयक तरंगे होती है। कौन सी होती है? ये द्वितीयक तरंगे। और ये यहाँ पर होती है प्राथमिक तरंगे। पृथ्वी की कितनी तरंगे होती हैं? पृथ्वी की तरंगे के भूकंप तरंगों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक तरंगे, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है हमारा भूपृष्ठीय तरंगे। भूकंप तरंगों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक तरंगे, दूसरा होता है द्वितीयक तरंगे और तीसरा होता है पृष्ठीय तरंगे। प्राथमिक तरंगों में क्या होता है कि जब भूगर्भ में पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का जो उत्सर्जन होने पर भी ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है और जो केंद्र होता है भूकंप का पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं में जो होती है वो और
तेज गति से आने वाली तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। दूसरा होता हमारा द्वितीयक तरंगे। ये तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती, जो पहले हमने प्राथमिक तरंगे पढ़ी उसके बाद में ये तरंगे पहुंचती हैं। प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ में स्थित जो धरती पर स्थित होती है वो इमारतें क्या होने लगती है, हिलने लगती हैं। और द्वितीयक तरंगे होती है तो इन्हें द्वितीयक तरंगों को या फिर एस तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे कब पहुंचती है, जब प्राथमिक तरंगे निकलती है उसके बाद में ये द्वितीयक तरंगे जाती हैं। तो ये तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों से ही होती है कि जो पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं, जो कठोर वस्तुएं होती है उसी में प्रवाहित होती है, द्रव्य पदार्थों में प्रवाहित नहीं होती है। इस तरंगों के कारण जो होता है मकान हिलने लगते हैं, जो मकान होते हैं ठोस होते हैं वो हिलने लगते हैं। और इनका जो परिणाम होता है प्राथमिक तरंगों से ज्यादा द्वितीयक तरंगों का परिणाम विनाशकारी होता है। और तीसरी हमारी जो तरंग होती है भूपृष्ठीय तरंगे। भूपृष्ठीय तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीय तरंगे जो होती हैं उनके पहुंचने का जो प्रभाव होता है वो भूपृष्ठ यानी कि आदि केंद्र में होता है, जहाँ से हमारे भूकंप का केंद्र माना जाता है। इसे आदि केंद्र कहा था। ये तरंगे की परिधि की दिशा में बहती है और ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती है, इतना विनाश फैलाती है कि उसकी वजह से हमारे जो पृथ्वी पर जीव हानि, सजीव हानि और जो इमारतें होती है उसको हानि पहुंचती है। अब ये यंत्र, भूकंप जो मापन का यंत्र होता है उसके मापन से जो तरंग का है, जो आलेख है हम बना सकते हैं कि भूकंप कितनी तीव्रता से आया था, तरंगों से आया था, कितने कम आया था, कितनी थी उसकी तीव्रता थी, निम्नता थी, क्या थी, उसके आधार पर हम चढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से आधुनिक भूकंप मापन भी तैयार किया जाता है और उसके आधार पर अति सूक्ष्म तरंगे भी मापी जाती है। अति सूक्ष्म यानी कि हल्का सा भी अगर पृथ्वी पर झटका महसूस होता है तो वो भी इस भूकंप यंत्र मापन के द्वारा मापा जाता है। आज हमने पढ़ा भूकंप के बारे में, भूकंप का हमने अर्थ जाना, उसके मापक यंत्र के बारे में जाना, कारण के बारे में जाना, उसकी तरंगों के बारे में जाना और उसके यंत्रों के बारे में जाना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक यू।